आई वॉज नॉट अवेयर कि BR कोई प्रोग्राम होता है या कैसे करना है, कोई भी टेस्ट मुझे नहीं मांगता। सो इतना एक्सपीरियंस, और मैं अपने ऑफिस में लोगों को हायर कर रही थी, मेरे पास ट्रेनिंग आके सीख के जा रहे थे और वो मुझे बोल रहे थे कि आप पढ़ा नहीं सकते हैं कॉलेज में। तो मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने एक मिनिएचर डोर बनाया, इतना बड़ा डोर बनाया हुआ है मैंने, जिसमें मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट्स के साथ रेल्स एंड स्टाइल्स बने हुए। सो मैं स्टूडेंट्स को पहले वो डोर देखती हूँ कि ये लो, इसको तोड़ो और वापस से जोड़ो और समझो कि डोर बना कैसे। क्योंकि बट मेरा ये मानना है, जब हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं ना, उस वक्त ही हमारे दिमाग में इंटीरियर रहना चाहिए। क्योंकि ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जस्ट बिल्डिंग बना दोगे, बाद में इंटीरियर वाला आएगा वो इंटीरियर कर देगा। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो लोग 50 साल से पढ़ा रहे हैं ना आर्किटेक्चर, वो आज भी वही पढ़ा है। उन्होंने मुझे एक ही प्रोजेक्ट को कम से कम मैंने उसके 20 ट्रेस किए होंगे। रोज गिफ्ट रखती थी, रोज ट्रेसिंग करती थी, फिर ब्लूप्रिंट निकालती थी। तो एक प्रोजेक्ट का आप समझ लीजिए एक इंच याद हो गया सब। और जो मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, उनको लगता है यार घर तो ठेकेदार नहीं बनाने, तो वही बना देगा मेरा घर, मैं इसको पैसे क्यों दूँ, मेरे लिए इसकी फीस ज़्यादा है। मैंने ग्रिड प्लान भेजा, कॉलम्स लगाए, ग्रिड प्लान भेजा। ठेकेदार का मेरे पास फोन आया, कहता है अरे ये ABCD क्या लिख के भेजा है आपने, ये तो अरे नक्शा तो भेजो, कॉलम का ये तो भेजो। पूरी पढ़ाई हमारी हटा मैंने ABCD तो मुझे एकदम से झटका लग गया। मैंने कहा इसका मतलब इसको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द PM शो। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ एन एजुकेटर एंड प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ 25+ ईयर्स इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। शी हैज़ डन हर मास्टर्स इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की डिज़ाइन अकेडमी स्टार्ट करी बाय द नेम सुकृति प्रोफेशनल अकेडमी। यह पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कन्फ्यूज्ड अबाउट देयर करियर चॉइसेस एंड हैव जस्ट क्लियर देयर 12th। इस पॉडकास्ट में आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपना करियर कैसे चूज़ करना है। शी हैज़ रिसेंटली रिटन अ बुक फॉर स्टूडेंट्स ऑन करियर काउंसलिंग। बाकी बुक की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लिसन टू द होल पॉडकास्ट। Ladies and gentlemen, I present you all architect Babita Srivastava. One, two, three. नमस्कार मैम, वेलकम टू द PM शो। हम कैसे हैं आप? सब ठीक बिल्कुल नहीं। एकदम बढ़िया। आई एम सो मुझे स्टार्ट करना है ताकि लोग भी आपके बारे में अच्छा जान पाएँ फ्रॉम योर आर्किटेक्चर जर्नी, कि आपको आर्किटेक्चर के बारे में कैसे पता चला और क्या इंटरेस्ट आया आपको आर्किटेक्चर में। थोड़ा सा फनी लगेगा सुनने में। Initially, I was planning to do MBBS. My father said, जब बच्चे अच्छे होते हैं ना पढ़ाई में, 5 से 6 आते हैं, my father said कि MBBS करना है। और कॉन्ट्राडिक्टरी में मैथ्स बहुत अच्छा है मेरा, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं मैथ्स अच्छे से करती थी। पापा ने बोला बायो ले रही है, तो मैंने PCMB चालू की। एंड 12th के बाद मैंने दिए PMT टेस्ट दिए। लेकिन समहाउ मुझे ना 12th में ही रियलाइज़ हो रहा था कि डॉक्टर बनना मुझे शायद अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो मैंने दिए PMT टेस्ट एंड क्लियर नहीं हुआ। ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं करती थी उतनी कि PFD टेस्ट क्लियर हो सके मेरे। उस टाइम भी नीट नहीं होता था, AIPFT, DPMT ऐसे टेस्ट होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1997। तो हाँ, वो क्लियर नहीं हुआ। और उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे, ट्यूशन्स होते थे हमारे कोचिंग सेंटर, मतलब कोचिंग वॉज नॉट लाइक PMT के टेस्ट के लिए, बस साइंस बायो हम पढ़ रहे थे। तो एक मेरी फ्रेंड थी जो मैकेनिकल ड्राइंग उसने लिया हुआ था। सो ऐसा अच्छा मेरे पास तो बायो है, तुम क्या करते हो मैकेनिकल ड्राइंग में। उसने मुझे एक स्टेयरकेस को ड्रॉ किया ब्लैक बोर्ड पे और मुझे बताया कि देखो तो ऐसे ऐसे देखते हैं, प्लान, एलिवेशन, साइड्स दैट। एंड मुझे तो आर्किटेक्चर करना है क्योंकि मेरे फादर आर्किटेक्ट है, मुझे बस इतना ही पता था। मेरी फैमिली में कोई आर्किटेक्ट नहीं थे, मेरे दूर दूर के रिश्तेदारों में कोई आर्किटेक्ट नहीं थे। वहाँ चैप्टर क्लोज हो गया। आई वॉज डूइंग दैट PMT टेस्ट का तैयारी, नहीं हुआ। फिर माय फादर से कि चलो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लो, ये नहीं करना है तो। पर कहीं ना मेरे दिमाग में वो आर्किटेक्चर नहीं रहा। अभी किसी को बोल नहीं रही थी, मेरे फादर को भी नहीं बोला ऐसा कुछ। और उस टाइम पॉलीटेक्निक्स होते थे। आई वॉज नॉट अवेयर कि BR कोई प्रोग्राम होता है या कैसे करना है, कोई भी टेस्ट मुझे नहीं मांगता।
सो मेरे ब्रदर मुझे पॉलीटेक्निक के एडमिशन के लिए लेके गए, वहाँ पे मेरिट बेस्ड होता था। एंड ही सेड कि इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, चलो तुम। मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे मन में आया, मैंने उनको बोला मुझे आर्किटेक्चर ही है, और मैंने आर्किटेक्चर लिया मीराबाई इंस्टीट्यूट में, जो डिप्लोमा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई कि ये तो मर्दों वाला कोर्स है, उनमें क्यों ये लिया। एंड माई फादर वॉज लाइक, कहाँ से कहाँ जा रही हो, मैं तो डॉक्टर बनने के लिए बोल रहा हूँ, तुम आर्किटेक्ट बन रही हो, ये कैसा प्रोफेशन है। और किसी को मालूम नहीं था उसके बारे में, बट मुझे वो इतना अच्छा लगा। मतलब जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और मैथ्स था उसमें, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मेरा स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, और स्ट्रक्चर अच्छा था, डिज़ाइनिंग अच्छी हो रही थी, मुझे बड़े मज़े आ रहे थे। मुझे कोई मतलब नहीं था कि डिप्लोमा है कि डिग्री है, लेकिन ग्रेजुअली पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि डिप्लोमा से ना आगे फ्यूचर नहीं है उतना, तो आपको डिग्री करना पड़ेगा। बट डिग्री करने के लिए दोबारा 5 साल देना, हमारे पेरेंट्स वो लाइक कि हम शादी वादी करेंगे, तुम 21 की हो गई। जब तक मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ आई वाज 21, तो माई मॉम सेड कि 5 साल और नहीं है भाई, अब शादी करेंगे, क्योंकि मैंने दीदी की तो शादी की थी 21 में, तो इसलिए तेरा डिग्री जो है वो IIM से करना पड़ा। वो भी लॉन्ग जर्नी थी, काफ़ी टाइम उसमें ब्रेक देना पड़ा, एंड देन शादी के बाद जाके मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ। सो लेकिन मैंने जो भी जॉब किया तो इट वॉज लाइक कि बहुत सिंसेयर थी मैं अपने काम को लेकर के, डिटेल्स में बहुत ध्यान देती थी, कंस्ट्रक्शन डिटेल, डिज़ाइनिंग डिटेल्स, तो हर एस्पेक्ट से सोचती थी। तो मुझे आर्किटेक्चर में बहुत मज़ा आ गया, बस तो उसे बढ़ते चलेंगे। वो पैशन आज यहाँ आ गया कि पढ़ाने लग गई। मैम ये पहली बार सुना मैंने कि डिप्लोमा के बाद IIA के थ्रू ये प्रोसेस भी होता है। हाँ, एक्चुअली हमें भी नहीं मालूम था। उसकी जिस डिप्लोमा जब ख़त्म हो रहा था तो हमारे सीनियर्स कर रहे थे कुछ लोग। IIA मुंबई बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जॉब के साथ साथ डिग्री कर सकते हैं। इट्स अ 4 ईयर प्रोग्राम, 5 ईयर नहीं है वो, लेकिन उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं कि आपको डिप्लोमा के बाद 2 ईयर वर्किंग होना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू एनरोल देयर। वहाँ पर भी टेस्ट होता है, जैसे नाइटा टेस्ट है, प्रॉपर एक एंट्रेंस टेस्ट है, जो मैंने फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लिया उसको, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से बहुत डिले हुआ वो कोर्स। एंड जॉब के साथ हो सकता था, बट मेरी तो मैरिज भी हो गई 2004 में, आई गॉट मैरिड, तो 2 बच्चे, फैमिली, एंड 2006 और 7 में हमने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको करने में, क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक भी लिया। तो डिग्री करने में थोड़ा सा हर्डल्स आए, लेकिन हो गया। मोटिवेशनल जर्नी है काफ़ी। कह सकते हैं। मैम उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट काफ़ी इंटीरियर्स में है। हाँ, एक्चुअली 2001 में आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने कभी लाइफ में ब्रेक नहीं लिया, चाहे बच्चे हुए या शादी हुई, मुझे सिर्फ काम करवा था। और ये था कि बस मुझे आर्किटेक्चर पसंद है, मुझे उसी में काम करना है, डिज़ाइनिंग ये कौन साइट्स पे भी जाती थी जहाँ तक पॉसिबल वो काम करना। और करते करते क्या हुआ, 2009 में समहाउ आई गॉट अ कॉल कि आपको ना 2 घंटे का लेक्चर लेना है, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक कोर्स है इंटीरियर। तो हम ऐसे तो करते ही थी प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चले जाते, कुछ पढ़ा के भी आ जाते, पता चल जाएगा। टीचिंग वैसे थोड़ी सी अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन कभी किया नहीं था। वहाँ भी जाके पढ़ाया तो बच्चों के जो रिव्यूज़ थे ना, वो मुझे रियल मोटिवेशन वहाँ से मिला। जैसे कि मैम आप कराते हो ना, एक एक चीज़ समझ में आ रही है, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो। तो वो क्या था कि वो 9 साल जो मैंने अपने आप को दिया था इंडस्ट्री में, वो सारी डिटेल्स जाके मैं स्टूडेंट्स को बता रही थी, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे वो इतना डेवलप होता चला गया। देन मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, अपना एग्जिन इंस्टीट्यूट था एक कालिकाची में, वो 1 ईयर के डिप्लोमा से आता था इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड तो आर्किटेक्चर से ही है, तो उसी में ही, क्योंकि ये दोनों फील्ड अलग नहीं है, लोग समझ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा मिक्सड है। तो मैंने पढ़ाया वहाँ पे, फिर मुझे लगा कि कुछ और सोचना चाहिए। फिर मैंने जिम्स ज्वाइन किया लाजपत नगर में, गेस्ट लेक्चरर थी, क्योंकि अपना काम तो छोड़ती नहीं थी, 2 घंटे की क्लास लेने होती थी, वो चली जाती। फिर मीराबाई में मुझे ऑप्शन मिला, मैंने कहा चलो भाई, जब जिस कॉलेज से पढ़ के आए हैं वहाँ कुछ दान तुम करके आए, तो वहाँ पढ़ाया। लेकिन उस टाइम से ही मैं गर्ल्स को समझाती थी, इट्स अ गर्ल्स कॉलेज। मैं बोलती थी कि बेटा डिप्लोमा करके अगर आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो ट्रूली, तो आप डिप्लोमा छोड़ के डिग्री से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है। एंड
आर्किटेक्चर में जब मैं पढ़ाना चाहती थी तो मुझे ये भी सुनने को मिला कि अरे तुमने तो खुद कॉरेस्पॉन्डेंस से किया आर्किटेक्चर, तुम कैसे पढ़ाओगे। दे वर नॉट लुकिंग एट माई वर्क, एक्सपीरियंस इतना एक्सपीरियंस, और मैं अपने ऑफिस में लोगों को हायर कर रही थी, मेरे पास ट्रेनिंग आके सीख के जा रहे थे, और वो मुझे बोल रहे थे कि आप पढ़ा नहीं सकते हैं कॉलेज में। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा सुन के कि भाई ये तो गलत है। मतलब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होने के बाद आप मुझे बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरी डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस है, डिग्री इज़ जस्ट पीस ऑफ पेपर, उसमें अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री में ज़रूरत ही नहीं हो रही है उन चीज़ों की जो आप उसमें करा रहे हैं। तो अब 2009 से आज 2024 है, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मुझे जानते हैं, मैंने इतनी सारी जगह पढ़ाया और सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे अच्छा जो होता है ना, जब एक बच्चा पढ़ के जाता है, वो सक्सेसफुल होता है और वो आके आपके पैर छू के बोलता है कि आपने मेरे करियर को सही डायरेक्शन दिया, वही नहीं वो। हम तो आपने अपनी स्ट्रगल स्टोरी से आपको मोटिवेशन आया होगा अपने इंस्टीट्यूट के। बहुत मोटिवेशन आया कि मैं खुद बताऊं, खुद पढ़ाऊं चीज़ें। कई बार इनका सिलेबस बहुत आउटडेटेड हो जाता है, तो उसको लोग ठीक नहीं करते हैं। आर्किटेक्चर और इंटीरियर जो बड़ा प्रैक्टिकल फील्ड है, हाँ। जो आपको साइट पे करना है वो आपको उसमें बताना पड़ेगा। जब हम पढ़ते थे तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे डोर विंडो की बिल्कुल डिटेल बनानी नहीं आती, क्योंकि हमारी मैम बोलती थी कि जाओ कंस्ट्रक्शन की बुक में से डिटेल देख लो। मैके की बुक होती थी या सुशील कुमार एक बुक होती थी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि जब मेरे इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक मिनिएचर डोर बनाया, इतना बड़ा डोर बनाया हुआ है मैंने, जिसमें मॉर्टाइज एंड टेनेंट जॉइंट्स के साथ रेल्स एंड स्टाइल्स बने हुए। सो मैं स्टूडेंट्स को पहले वो डोर देखती हूँ कि ये लो, इसको तोड़ो और वापस से जोड़ो और समझो कि डोर बना कैसे, क्योंकि रियल डोर्स तो आप नहीं तोड़ सकते ना। वो लाइब्रेरी मिसिंग होती है, मैंने वो लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है। स्टेयरकेस का सेक्शन बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो स्टेयरकेस के लिए मैंने ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि उसमें ऑलरेडी आप सेक्शन कट करके देख सकते कैसा दिखाई दे रहा है। सो मेरा पर्पस ये था कि जो चीज़ लाइव में जितना समझा सकती हूँ उतना करा, बाकी चीज़ों को सपोर्ट साइट विजिट से करा। सो फिर आपका डिसीजन आया बुक लिखने का तो हेल्प स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें भी आप ही की लाइफ है कि आप थोड़े कंफ्यूजन में जो टाइम वेस्ट हो गया आपका, वो चाहते बाकी बच्चों का ना हो। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए मुझे इंस्टीट्यूट अपना इंस्टीट्यूट रन करते गए। टीचिंग में तो 2009 से तो और ज़्यादा 15 साल के करीब हो गए। अपना रोज़ एक नया बच्चा आता है एक नई स्टोरी के साथ, ठीक है। या तो उसको पता ही नहीं है कि इंटीरियर नाम की कोई चीज़ है, या उसको ये नहीं मालूम है कि मुझे मेरे करियर को कैसे आगे बढ़ाना है। मुझे अपनी सी स्टोरी दिखाई देती है बहुत सारों में। 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, साइंस ले ली, कम आए कॉमर्स ले लिया, और कम आ गए चलो आर्ट्स ले लिया, ठीक है। उस टाइम पे नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएंगे। 12th तक तो कोई कुछ नहीं सोच रहा होता है। ग्रेजुएशन का भी थोड़ा सा ऐसा ही हाल है। आई एम नॉट सेइंग जिन बच्चों को नीट, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग पता है वो तो डायरेक्ट चले जाते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो डायरेक्टली ग्रेजुएशन में चले जाते हैं। आप ग्रेजुएशन में गए BA BCom BS, आपके 3 ऑप्शंस हैं। जनरली मार्क्स कम आते तो बच्चे BA BCom या BSc ऐसे अपने हिसाब से चले जाओ। उसके बाद याद आता है कि तो कमाना भी है ना, पेरेंट्स बोलेंगे अब तो तुम्हें सेटल होने की ज़रूरत है। तब वो सोचते हैं यार मेरे दोस्त ने कौन सा कोर्स किया, वो अच्छा कर रहा है, या उसने क्या किया, या आर्किटेक्ट भी कई बार वो देखते हैं कि मेरा दोस्त आर्किटेक्ट है, वो अच्छा कमा रहा है, लेकिन अब मैं आर्किटेक्चर तो कर नहीं सकता क्योंकि मैंने तो मैथ्स नहीं ली थी 12th में। आर्किटेक्चर का तो मेन है कि PCM होना चाहिए, तो उसने मैथ्स नहीं ली थी तो आर्किटेक्चर कैसे करेगा। तो उसको कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने सोचा कि बुक लिखती हूँ, बट बड़े सारे बच्चे, क्योंकि रोज़ कोटा के न्यूज़ आते हैं हमारे पास। मैं कोटा में भी पढ़ा हूँ 2 साल। कोटा में बने आई नो आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, लेकिन कोटा के न्यूज़ सुन करके बहुत तकलीफ होती है। पेरेंट्स जो हैं उनको लगता है कि कोटा भेज देंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, इंजीनियरिंग निकल जाएगी, IIT में चला जाए। इट्स अ गोल्डन ड्रीम, ये मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है। नीट, JEE और UPSC, ये 3 ऐसे गोल्डन ड्रीम्स हैं जो बच्चों के दिमाग पे फीड कर दिए गए हैं। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जिन्होंने 3 साल नीट की तैयारी की और कुछ नहीं किया, उसके बाद डिप्रेस्ड हो गए और फिर वो सोचते कि क्या करें। तो मैं उनको बोलती हूँ बेटा कोई बात नहीं, आप अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है।
तो वो जो डिप्रेशन में जाते हैं ना, मुझे लगता है कि मैं उनको वो ऑप्शन देती हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग करने का कि आप ये करें। जो 12th से आते हैं मैं उनको बोलती हूँ डिग्री करें, क्योंकि आपके पास टाइम है। जिस बच्चे का टाइम, अच्छा नीट करते करते उसके बाद ना जब 3 साल वो नहीं कर पाते, नीट बहुत टफ एग्जाम होता है। अभी हमने देखो ना कितने सारे इश्यूज आए हैं नीट के रिजल्ट को लेके। उसके बाद वो बच्चा ऐसे डिप्रेशन में आता है, वो कोई भी कोर्स करने को तैयार हो जाए, वो मेडिकल लाइन में ही नहीं जाना चाहता है। तो हम ऐसी चीज़ क्यों बता रहे थे? जेई का भी वही हाल है, लेकिन जेई में स्टिल क्या है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे लोग एनरोल कर सकते हैं। एटलीस्ट डिग्री मिल जाएगी बेटा। हाँ, डिग्री मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है ना कि हम ना उनके जो कोचिंग सेंटर्स हैं बेसिकली उनके दिमाग में आईआईटी करते हैं। आईआईटी के सीट्स कितने कम हैं, आप उनको जब एडमिशन दे रहे हैं आप ये नहीं बताते कि कितना कम परसेंटेज है आपका आईआईटी में होने का, सिलेक्शन का। सेम इज विद यूपीएससी ऑल्सो। यूपीएससी में भी वही हाल है। हमने बड़े सारे मूवीज के थ्रू भी देखा, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आप प्लान भी ले ही नहीं रहेंगे। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया ना, हैदराबाद से था। मैं उसका स्टोरी मैंने मेंशन किया ना वेंकट के नाम से मेरी बुक में। उसकी पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 7 साल से वो लड़का दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर पाए। नाउ ही इज़ लाइक 29 ईयर्स। अब गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस भी तो कम हो जाएंगे, 30 के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आप बताइए इस टाइम पे वो मेरे पास क्या कोर्स करने आया है कि मैम मुझे मैथ्स करा दो, मैं 3D विजुलाइजर बनना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कितना मुश्किल से उसने जेई क्रैक किया होगा, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया उसने, 7 ईयर्स ही इन्वेस्टेड ऑन दैट यूपीएससी का तैयारी, और 3D विजुलाइजर उसको बनना। मैंने उसको समझाया बेटा कम से कम इंटीरियर डिजाइनिंग ही करो, तुम अपने प्रोफेशन के साथ तो जस्टिफाई करो इसको। कम से कम सिविल इंजीनियर तो कहलाओगे, अदरवाइज तुम 3D विजुलाइजर तो 12 के बाद कोई भी मैथ्स कोर्स करके 3D विजुलाइजर बन जाएगा। तो मुझे वो सब देख के बड़ी तकलीफ हो। सो आई थॉट कि मुझे जो मेरे थॉट्स हैं उनको एक बुक में लिखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि शुरू से प्लान करो। 10th से मैं बहुत सारे स्कूल्स को अप्रोच कर रही हूँ। ऑल्दो आई हैव बीन टू अ स्कूल इन नोएडा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। वहाँ पे जाती भी मैंने स्टूडेंट्स को 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स को बिठा के समझाया, करियर काउंसलिंग लिया उनका कि आप यहाँ से ही सोचो कि मुझे क्या करना है। डोंट गो विद द फ्लो, इतने मार्क्स तो साइंस, इतने मार्क्स तो कॉमर्स एंड दिस तो आर्ट्स। तो आर्ट्स की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है आजकल। 90% भी आएंगे तब भी कोई वैल्यू नहीं है। ह्यूमैनिटीज नाम बदलिए, इसे कोर्स बदल नहीं रहा है। ऑल्दो नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, सो आई एम होपिंग कि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर होगा। तो अभी तो मैं मेरी बुक के जरिए लोगों को समझाना आपकी बुक है जी, दिखा देते हैं सबको जी, माय ओन करियर डिजाइनर। जी, माय ओन करियर डिजाइनर ये बुक है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस बुक पूरा नहीं बताना मैम, फिर पढ़ेगा नहीं कोई। मैंने इसमें थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताया है और कुछ स्टोरीज के थ्रू समझाया है। लोग इसको अपने से रिलेट करेंगे कि हर एक को लगेगा कि ये तो मेरी स्टोरी है। वो स्टोरी के थ्रू समझाया है कि लोग क्या प्लान करते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। कई बार पेरेंट्स की प्रेशर में, कई बार पीयर प्रेशर में कि ये साइंस ले रहा है, ये काम करो तो मुझे भी वो काम करना चाहिए। हर स्टूडेंट अलग है, अपने आप में अलग है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। इसमें एक एग्जाम्पल है छोटा सा, उसका बता देती हूँ। एक गर्ल थी जिसको 8th 9th स्टैंडर्ड से ना इंटीरियर रिलेटेड चीज़ें पता थी, बट उसको इंटीरियर वर्ड नहीं मालूम था। बस वो देखती रहती थी, क्योंकि अब जनरेशन में गूगल आई था, हमारे टाइम पे गूगल वो देखती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये कोई करियर है। 10th 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद भी कुछ और टाइम पास किया। देन उसकी किसी फ्रेंड ने बताया और उसको पता चला कि अच्छा ये एक प्रोफेशन होता है। आप सोचो, उसको 7-8 साल से मालूम है उसके बारे में, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये एक प्रोफेशन है प्रॉपरली। और लोग इसको करके बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। इंटीरियर तो अभी हॉट सेलिंग कोर्स है, राइट? लोग इतनी ही डाइवर्सिटी है इस कोर्स में, लोग उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैथ्स अच्छा नहीं है, आप डिज़ाइनर बन जाओ। मैथ्स अच्छा है, आप एस्टिमेशन BOQs में आ जाओ। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस। लोगों को मालूम ही नहीं है। मैं इस बुक के थ्रू
करियर काउंसलिंग के साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बता रही हूँ कि इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, आप इसमें आ सकते हैं। अगर किसी को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है तो वो 10th से ही सोचे कि मुझे मैथ्स लेनी है 11th-12th में, क्योंकि हमारा करिकुलम ऐसा है, PCM चाहिए, फिर नाटा एग्जाम देना है तुम्हें। कई बार बच्चे इंटीरियर के बाद में होते, मैम मुझे आर्किटेक्चर करना है, मुझे तो आर्किटेक्चर करवाओ। मैंने तो फिटअप नहीं कर सकते, आप 12th में आपके पास मैथ्स नहीं थी, ये हमारा क्या कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है PCM करने की। सो ये सब बताना चाहती हूँ इसमें के जरिए। मैम सो इसमें आपने अपने एक्सपीरियंस ही लिखे हैं और कुछ डिफ़िकल्टीज आई आपको लिखने में से कि आपको एकदम ईजी था कि आप लिखते गए? ये बुक मेरे दिमाग में 4 साल से है, जो अब यहाँ सामने नज़र आ रही है हार्ड कॉपी में। बहुत सोचती थी इस बारे में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, तो मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस के नोट्स बना के रख ली कि ठीक है जब टाइम मिलेगा तब करूँगी, लेकिन एक्चुअली टाइम कभी नहीं मिलता। और धीरे धीरे करते करते जब बाइक डेटा मेरे पास हो गया, मेरे पास इतने सारे थॉट्स थे, देन आई नोट कि अब तो लिख देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर इधर उधर हो रहा है, शायद इस साल बताऊँ तो कुछ बेटर हो जाए। नहीं मैम, बहुत ज़रूरत है इसकी। आपने तो फिर भी 97 में जो आपके इशूज़ आए वो सेम इशू अभी भी चल रहा है 20 साल के बाद। जब मैंने भी किया था मुझे नहीं पता था आर्किटेक्चर का, मुझे एक फ्रेंड से पता चला, फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया, फिर मैंने आर्किटेक्चर किया। सो एटलीस्ट 1 साल ड्रॉप करके पता तो चला। हाँ मैम, सारी फील्ड का पता चल गया था उसके बाद। तो लोग 3-3, 4-4 साल इन्वेस्ट करने के बाद सोचते हैं और फिर टाइम नहीं बचता। बीइंग अ गर्ल, मैं अगर लड़की को ये समझाती हूँ, आपके पास थोड़ा सा टाइम कम होता है, क्योंकि पेरेंट्स देखो हम इंडिया में हैं, जितनी भी लिबरल फैमिली हो, 25 के बाद सब सोचने लगते हैं ठीक है अब लड़की की शादी भी करनी है। तो मैं बोलती हूँ कि शादी से पहले बेटा कम से कम 2-3 साल जॉब तो करके देखो, अपनी लाइफ तो जियो तो वो टाइम नहीं कम है। 21 के बाद आप सोचोगे क्या करना है, उसके बाद आप नए कोर्स में जाओ तो बस टाइम कहाँ में चाहिए। बहुत सारी गर्ल्स होते कोर्स करते करते शादी हुई है, कुछ शादी करी नहीं। हाँ मैम, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो हमारा करिकुलम है 5 ईयर्स का आर्किटेक्चर और 4 ईयर का इंटीरियर, तो इसमें आपको क्या लगता है करिकुलम में क्या चेंज हो जाना चाहिए ही कि स्टूडेंट्स, क्योंकि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो आर्किटेक्चर या इंटीरियर, मैं दोनों को एक ही समझ, पहली बात मेरे लिए दोनों अलग नहीं है बिल्कुल भी। येस, आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, बट मेरा ये मानना है जब हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं ना, उस वक्त ही हमारे दिमाग में इंटीरियर रहना चाहिए। क्योंकि ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जस्ट बिल्डिंग बना दोगे, बाद में इंटीरियर वाला आएगा वो इंटीरियर करते रहा, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्किटेक्चर में जितना बिल्डिंग डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है उतना इंटीरियर डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मेजर चेंज की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर पे। हम लोग क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसमें, मैंने भी पढ़ा था, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मुझे फिजिक्स और मैथ्स दोनों अच्छे। और अब सबसे बुरा सब्जेक्ट वही चल रहा है स्टूडेंट्स का। मोस्टली जितने बच्चे आर्किटेक्चर लेते हैं, मुझे लगता है 60% को स्ट्रक्चर पसंद नहीं होता है ना। लेकिन बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ उसको पढ़िए, लेकिन थोड़ा उसको कम किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों की बैक आती है स्ट्रक्चर, बट टू मच न्यूमेरिकल्स में नहीं घुसना। टू मच न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि देखिए कैंटिलीवर कितना होगा, बीम साइज क्या होगा, आप बताइए, क्योंकि आर्किटेक्चर इज मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स। लेकिन कभी भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं कर, हम भी आज भी, अब देखिए अपना काम करते हुए हमें करीब 20 साल तो हो गए हैं, अपना काम करने में भी मैंने स्ट्रक्चर शायद ही कभी डिज़ाइन किया होगा, बिकॉज आई नेवर टेक दैट रिस्क। आप स्ट्रक्चर इंजीनियर का जो काम है आप उसको कर ही लीजिए, अननेसेसरी किसी के दूसरे के काम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन येस, वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल का मार्किंग कहाँ हुआ, बीम का डिज़ाइन, फ्रेमिंग डिज़ाइन, आपकी कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ सकता है, वो सब तो आप देखेंगे, आप कोऑर्डिनेट कर सकें, बट 100% स्ट्रक्चर तो डिज़ाइन नहीं करना है। ऐसे ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो उनको प्रैक्टिकली रिलेट करनी चाहिए। हमारे फील्ड में क्या हुआ है कि इसको ना लिटरेचर की तरह बदल दो। जो लोग 50 साल से पढ़ा रहे हैं ना आर्किटेक्चर, वो आज भी वही पढ़ा है। मेरा मानना ये है कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को पढ़ाना चाहिए आर्किटेक्चर को। ये नहीं कहूँगी कि टोटली रिप्लेस कर दो टीचर्स को, लेकिन उसमें कम से कम 50% टीचर्स जो हैं वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होनी चाहिए, तभी तो वो लेटेस्ट मार्केट का ज्ञान दे पाएंगे। अदरवाइज हम तो रोमियो जूलियट की कहानियाँ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, वही कहानी चल रही है ना। MBA वाला सीन हो जाएगा। जो MBA प्रोफेसर है, कोई भी स्टार्टअप नहीं किया किसी।
हाँ वही। वही चीज़ हो जाएगी। अब आप देखिए जो टीचिंग में है 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, कितने साल हो गए पढ़ाते हैं, उनको नया कुछ भी नहीं मालूम मार्केट के बारे में कि क्या चल रहा है। उनको ना हम ये इशू आता है, कुछ कुछ प्रोफेसर थोड़ा सॉफ्टवेयर से चिढ़ भी जाते हैं, फिर यार तुम लोग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में आ जाते हो, पहले स्केचिंग करो। टू मच ऑफ ड्राफ्टिंग इज देयर। मैं तो कह रही थी ड्राफ्टिंग को और कम कर दो। अब आप सोचिए, आप कभी भी मैनुअल नहीं करेंगे। मैंने भी जब 2001 में पास किया ऑटोकैड आ गया था। और मैंने ऑटोकैड अलग से सीखा था, हमारे कॉलेज करिकुलम में उस टाइम पे नहीं था। लेकिन मैंने 3 महीने मैनुअल काम किया फिर। मेरी जहाँ जॉब लगी अब वो मैनुअली करते थे। उन्होंने मुझे एक ही प्रोजेक्ट को कम से कम मैंने उसके 20 ट्रेस किए होंगे। रोज़ गिफ्ट रखती थी, रोज़ ट्रेसिंग करती थी, फिर ब्लूप्रिंट निकालती थी। तो एक प्रोजेक्ट का आप समझ में एक एक इंच याद हो गया सब कि मैंने इतना ट्रेस किया था उससे। एंड देन आई वॉट फाइंड मैं भी 21 ईयर्स के आसपास थी उस टाइम पे। मैंने बोला नहीं सर, मुझे नहीं करना मैनुअल। अब सब ऑटोकैड पे कर रहे हैं, मैं तो पीछे रह जाऊंगी, मुझे तो ऑटोकैड पे करना है। फिर ऑटोकैड स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली कितना टाइम बचता है। तो अब आज की डेट में मैनुअल को इतना ज़्यादा डिटेल करवाने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस है। अपने कोर्स में भी मैं थोड़ा कट शॉर्ट आना चाहिए, उसे हटाइए मत, वो हमारा बेस है, उसको नहीं हटा सकते, लेकिन थोड़ा कम। हम बाहर की डॉक्यूमेंट्रीज भी जो आती हैं, लंदन की फर्म्स हैं, उसमें भी कहीं पे आपको कागज में दिखेगा, वो आईपैड में स्केच करेंगे, डायरेक्ट 3D में जाएंगे। सो उसको चेंज होने दी सर। हम और जो अभी आर्किटेक्चर ज्वाइन करने वाले हैं आर्किटेक्चर इंटीरियर फर्स्ट ईयर में, उनके लिए क्या एडवाइस है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइन कर चुकी है? कर लिया ज्वाइन, अब उनको पूरे 5 साल अपने कैसे ले जाने चाहिए, क्या क्या स्किल्स अपनी अच्छी कर? जी, मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये समझाऊंगी कि स्टडीज़ पे थोड़ा सीरियसली। आर्किटेक्चर को भी करीबन बच्चे ऐसे समझ लेते हैं वो मूवीज़ वाला टीम का कॉलेज, कि कॉलेज इज़ लाइक मस्ती। वो ना समझी, वो करे, वो एज है बिल्कुल कॉलेज एंजॉय करे, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि वो हमारी जो बेस है, जो थ्योरीज हम सीख रहे हैं या जो भी हमें बताया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट दोबारा लाइफ में नहीं सीखने को मिलते हैं। मुझे नहीं पता हर कॉलेज का अपना पढ़ाने का तरीका है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका है, लेकिन हर कोई अपने एक्सपीरियंस से आपको 4 चीज़ें बता रहा है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो पढ़ाई के साल है ना, बहुत सारा 50% की स्टोरी है, 50% उनका ध्यान नहीं होता है इस चीज़। लेकिन जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हम भूल गए होते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करती हूँ, मुझे चाहे रेजिडेंस हो, कमर्शियल हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, मैं उसको डिज़ाइन करती जाती हूँ और वो मेरे दिमाग में एक मूवी की तरह चलता जाता है। ठीक है, हम अजम्पशंस बेस्ड है ना, हमारा तो प्रोफेशन ही अजम्पशन बेस्ड है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती जाती है, मुझे अपना प्रोजेक्ट इस तरीके से याद हो जाता है जैसे मेरा कोई वो सपना रहा हो और मैं उसके अंदर थी उतने टाइम। मैं उसमें उस टाइम पे इंटीरियर भी देख रही होती हूँ, मैं उसमें प्लम्बिंग भी देख रही होती हूँ, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देख रही होती हूँ कि मैं कहाँ डोर रखूँगी, मेरा डोर का प्लेसमेंट कैसा आने वाला है। तो एक ही बार में मेरे माइंड में वो प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो चुका होता है, जबकि क्लाइंट को क्या लगता है, 1 पेज नक्शा ही तो बनाया है। इस मेथड को भी चेंज करने की जरूरत है। वो 1 पेज नक्शा नहीं है, वो सारे थॉट्स के साथ बनाने। मैंने आपको प्लम्बिंग दिया नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में प्लम्बिंग है। तो ये चीज़ तभी हो सकती है जब हम सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलें। इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते। वो स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट को सीरियसली लेना चाहिए। प्लम्बिंग है या इलेक्ट्रिकल है या डिज़ाइनिंग है, जो फेज हम समझाते हैं, हम बबल डायग्राम समझाते हैं, बहुत कम बच्चे उसको सीरियसली ले। बबल डायग्राम सबके लिए पता नहीं क्या होता है कि मजाक कर रहे हैं। बबल डायग्राम में लिंकेजेस, तो हर एक चीज़ को मैं कहूँगी अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को इन्हांस करें। ये ना सोचें कि पिंटरेस्ट से उठाएंगे और काम हो जाएगा, कुछ नया सोचने की कोशिश करें। स्केचिंग में ध्यान दें, और देखो मैनुअल स्केचिंग अब नहीं होती है, बट स्केचिंग एक ऐसा आर्ट है, आप क्लाइंट को उसी वक्त इम्प्रेस कर स्केचिंग से। सॉफ्टवेयर स्किल अच्छे से पढ़ना है। अपने सॉफ्टवेयर आज की डेट में आपको हर नया सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है। आप फर्स्ट ईयर से अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे रजिस्टर्स नोट्स नहीं बनाते, आप देखो क्या पेजेस पर लिख रहे होते हैं, उससे कुछ खास से नहीं। नोट्स बनाएं, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, ये आपको कोर्स ख़त्म होने के बाद तक है, आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको
क्या मैम ने बताया था कि मुझे डिज़ाइनिंग करने के टाइम क्या सोचना है? मैं जब जैसे डिज़ाइन पढ़ाती हूँ, किचन डिटेल करानी, मैं उनको गैस की लोकेशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स बताती हूँ कि लेफ़्ट साइड में जगह छोड़नी है कि राइट साइड में जगह छोड़नी है, या सिंक में। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, आज जाके ना घर पे बर्तन धो रहा, तो तुम्हें पता चलेगा कि सिंक की राइट साइड जगह चाहिए कि लेफ़्ट साइड जगह चाहिए। तो अगर हम उनको छोटी-छोटी अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स या लाइफ़ के काम करने के तरीके से जोड़ते हैं ना, वो हमेशा याद रहती है। आप बहुत अच्छी आर्किटेक्चर ड्राइंग देंगे, सिर्फ बेसिक मिस्टेक्स होती है, बहुत सारी ड्राइंग यही गलतियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर लो। आर्किटेक्चर तो हमारे आसपास की सब चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। मैं अच्छा एग्जांपल दिया आपने सिंक वाला। अभी हम भी इंटीरियर कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, तो उसमें हम भी डिस्कस कर रहे थे इसको इधर दें इधर दें। अभी भी जब काम कर रहे हैं तब इशू हो रहा है हमें। हम सोच रहे नहीं ठीक है ऐसे ही देते हैं लेफ्ट साइड। सही से नॉर्मली चाहिए, जनरली राइट से। हाँ, अभी हम लोग उसमें भी गए थे हब के वो हिप्पो के स्टोर में, तो उसमें भी हमने चेक किया राइट साइड में दे रखा है। राइट साइड पर नहीं, मैं तो बस बच्चों को मजाक करने के लिए बोलती कि आज जाना मम्मी के साथ बर्तन बहुत धुलवाना। प्रैक्टिकल चीज़ है वो। इवन रोटी बनाने के टाइम मम्मी को देखना कि कौन सी साइड चट्टा बेलन रखा हुआ था, क्योंकि तुम तो कुछ भी डिज़ाइन कर दोगे। और देखिए, जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हो, हम सिर्फ विलास तो नहीं डिज़ाइन करते, हम एक बड़ी सी आज के लिए भी घर डिज़ाइन कर रहे हैं। हम कोई और छोटी लेवल का स्टूडियो अपार्टमेंट भी कर सकते हैं। एक जगह तो देखनी पड़ेगी ना हमें, यही तो हमारा फोर्थ है, तभी तो हम डिज़ाइनर्स हैं, वरना काम तो ठेकेदार भी नहीं है। हाँ एक्जैक्टली, कि जब भी हम बात करते हैं आर्किटेक्चर इंटीरियर की, जो इंटरव्यूज़ भी आते हैं, अब आर्किटेक्ट्स के आप देखेंगे, मैं किसी को मतलब डीमीन नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी जगह सही है, बट कहीं ना कहीं एलीट क्लास का रह गया है, इसलिए मिडिल क्लास को पता नहीं चल पा रहा है कि ये भी कोई चीज़ है, तो वो ठेकेदार से घर बनवा देंगे अपना, फिर लाइफ टाइम इश्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ भी होंगे तो उसमें मैं भी नया करियर है, मुझे रिस्क नहीं लेना, बट स्टिल आर्किटेक्ट आके बैठेंगे, इंग्लिश में थोड़ा एक्सेंट में बात करेंगे और उसी को दिखा दिया कि यही आर्किटेक्चर है। बट एक्चुअल में तो आर्किटेक्चर नॉर्मल चीज़ है ना, मिडिल क्लास जो रह रहा है वो भी आर्किटेक्चर ही हुआ ना, भले 3 BHK 2 BHK। देखो, आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर बेसिकली तो एक बिल्डिंग डिज़ाइन, और बिल्डिंग तो गरीब को भी चाहिए और अमीर हाँ, को भी exactly. चाहिए। ठीक, सिर्फ इशू ये होता है कि क्योंकि आर्किटेक्चर की एक फीस होती है ना, एक आर्किटेक्ट जाएगा, अपना काम करेगा, अपना थॉट प्रोसेस, एज आई सेड कि मैं एक नक्शा बना रही हूँ, लोगों के लिए वो नक्शा है, लेकिन मेरे से पास में पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसको लोग समझ नहीं पाते। और जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, उनको लगता है यार घर तो ठेकेदार नहीं बनाने, तो वही बना देगा मेरा घर, मैं इसको पैसे क्यों दूँ, मेरे लिए इसकी फीस ज़्यादा है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है, या तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस करे, क्योंकि ठेकेदार बहुत सारी गलतियां करता है बिल्डिंग बनाने में, और वो एक्स्ट्रा पैसे भी लगवाता है, खुद तो कमा लेता है एक्स्ट्रा पैसे, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अब आर्किटेक्चर घर बनना, क्योंकि उसको लगता है अरे वो जितने पैसे ले रहा है आप मुझे दे देना, मैं कर दूंगा, आपका काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब जिसके भी घर बनते हैं, वो अपने आप जानते हैं इस बात को, घर बनने के बाद उनको कितनी परेशानियाँ होती है, ठीक है, और वो घर एक अजूबा लग रहा होता है, ठीक है। और जितने भी ठेकेदार हैं सही में उनकी जो फाइनली जो अब जितने प्रोडक्ट्स वो लगाते हैं, देखिए क्या होता है ना, बिल्डिंग तो सेम बनेगी, सीप एंड सैंड से ही बनने वाली है आपकी बिल्डिंग। इंटीरियर में जब टाइम आएगा ना, तो आप देखना कि लोगों की सिलेक्शंस कैसे होते हैं। इवन बाहर की क्लैडिंग आप देखेंगे, वो बड़ी शाइनी से टाइल्स आते हैं, अब देखते हो बाहर शाइनी से टाइल्स लगा देते हैं, ग्लास पे येलो येलो शीशे लगा देंगे, तो वो घर क्या लगेगा, क्या वो लगेगा एक डिजाइनर हाउस है, तो सारे से ही बनते हैं, बट जो फाइनल फिनिशिंग है वहाँ जाकर के तो मार खा जाएंगे ना, ठेकेदार था वो, डिजाइनर नहीं था, ठीक है। हाँ, ये अगर आ जाए सरकार ऐसे नॉर्म्स निकाल दे कि ठेकेदार के पास भी डिग्री होनी चाहिए, तब तो ठीक है भाई, ठीक है, फिर तो कुछ तो एजुकेटेड पर्सन आएगा। लेकिन ठेकेदार हमारे यहाँ क्या है, लेबर से बना मिस्त्री, मिस्त्री से बना छोटा ठेकेदार, एंड बड़ा ठेकेदार, घर बना दिया उसको। आप बिलीव करेंगे, रिसेंटली मैं घर बना रही थी 1.5 साल पहले, मैंने पूरा डिज़ाइन कर दिया, सब हो गया, एंड देन साइट पे वर्किंग करने के लिए मैंने ग्रिड प्लान भेजा, कॉलम्स लगाए, ग्रिड प्लान भेजा। ठेकेदार का मेरे पास फ़ोन आया, कहता है अरे ये ABCD क्या लिख के भेजा है आपने, ये तो नक्शा तो भेजो, कॉलम का ये तो भेजो, पूरी पढ़ाई हमारी हटा दी। मैंने कहा ABCD,
तो मुझे एकदम से झटका लग के मैंने कहा इसका मतलब इसको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती। जो ठेकेदार डे 1 साइट पे आपको बोला कि ABCD क्यों लिख के भेजा, इट मीन्स कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि ग्रिड क्या है, कॉलम क्या है। उसके साथ काफ़ी बहस हुई मेरी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें ग्रिड नहीं समझ में आ रही, मैं कॉलम टू कॉलम डिस्टेंसेस लिख के भेज देती हूँ। एंड देन फाउंडेशन का एक्सकेवेशन प्लान मैंने भेजा, ये यहाँ पे गड्ढे करने हैं कि साइज है। आप बिलीव करेंगे मेरे पूरे एक्सकवेशन के साइज को छोड़ करके उसने गड्ढा कर दिया। यस। और एक्चुअली मैं साइट पे उस दिन गई, मैंने कहा ये क्या किया है तुमने, मेजर किया, अपने ही अंदाजे से बनाया जा रहा था। उसके बाद उसने वो वाला भी गड्ढा कर दिया, तो उसने मेरा डबल पूरा खोद दिया। साइड में 4 मंजिल की बिल्डिंग थी। यू वॉन्ट बिलीव 3 दिन मुझे नींद नहीं आई कि इसने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। अगर बारिश हो करके वो बिल्डिंग गिर गई या उसकी फाउंडेशन गिर गई तो क्या होगा। तो ऐसे अगर अनपढ़ ठेकेदार काम करने लगेंगे तो यही हाल होगा। तो ठेकेदार क्लाइंट की तरफ से होगा फिर। ठेकेदार क्लाइंट की तरफ से। और इसमें भी इशू है, जैसे अगर हम क्लाइंट को बोल दे कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं इसे, हाँ। तो उनको लगता है नहीं आपका कमीशन होगा। हाँ, अपना ले। कमीशन होगा। सही एडवाइस तो देना बड़ा मुश्किल है। लोगों को एजुकेट करना काफ़ी मुश्किल है। लोग सिर्फ तभी समझते हैं जब उनका कुछ ना कुछ अनबिगड़। आप समझेंगे पॉडकास्ट से इसीलिए स्टार्ट किया। अब हमारी अहमियत समझ में आई। तब एक नक्शे की अहमियत भी समझ गया। हाँ हाँ। तो जब ये लोग आते हैं बोलते हैं मैंने हमें एक अच्छा बनवाना है, क्या पैसे लगेंगे। हाँ। उसको क्या पता कि वो एक अच्छा है ही नहीं, और आप कुछ भी अमाउंट बोल दो उसको लगेगा बहुत सा। और ये थोड़ा सा छोटे शहर में तो अभी 5,000 में मिल जा रहे हैं सर। 1200 में मिल रहे हैं। 1200 में लोग बोल रहे हैं कि आई कैन डिजाइन योर एलिवेशन एंड पर प्लान, पता नहीं 500 रुपये पर प्लान लेकर के बना रहे हैं। 12,000 में तो पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो। तो अगर अपने प्रोफेशन को इतना गिराएंगे तो सुनना तो पड़ेगा। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। ये थोड़ा सा मैं सरकार को ही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ नॉर्म्स हो डिज़ाइनिंग की, बिल्डिंग बनाने की। एक ठेकेदार को रजिस्टर करनी, एक मिस्त्री है करके आपको घर नहीं बना सकता। और हमारे साथ तो ऐसा क्यों है कि घर हमने बनाया, पूरा डिज़ाइन किया, सब किया, ठेकेदार ने हमारे साथ पूरी तरह से काम किया, एंड सिमिलर हाउस उसने बना दिया। ओह, सेम डिज़ाइन, एवरीथिंग सेम। उसके बाद तो प्लान्स भी हैं। बस हमारे प्लान्स थे जो सेम हाउस बना। अब क्या लूँगा, बन गया आपको डिज़ाइनर। मतलब I give you that. चिकन करी ये हम yes. तो ड्राइंग्स दे कि नहीं दे फिर Stop looking. रोक नहीं सकते। उसका कोई setback फिर, and ये setbacks है हमारे प्रोफेशन में setbacks, तो इसको नहीं रोका है। सो आप ये टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी इंस्टीट्यूशन का और आर्किटेक्चर फर्म का? उसके अलावा घर, यार आई हैव 2 kids और मैं हाउस वाइफ की तरह पूरा काम करती हूँ। आई हैव सर्वेंट्स टू हेल्प बट टोटली मैनेज तो करना ही करता है। मुझे क्या लगता है ना कि 24 घंटे में से ना 24 घंटे निकाल लेने चाहिए। सो बस टाइम मैनेजमेंट है। और मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, तो प्रोजेक्ट्स में मैं साइट वर्क हैंडल नहीं कर पाती हूँ। मैंने कई बार कोशिश की, कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन साइट वर्क हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल होता है। डिज़ाइनिंग में बिकॉज आई लव डिज़ाइनिंग, तो मैं उसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ। डिज़ाइनिंग में मेरे हस्बैंड पूरी तरह से हेल्प करती हूँ, बट नाउ आई एम टोटली इनटू इंस्टीट्यूशन। सर का नाम क्या है? आर्किटेक्ट अभिषेक कुमार। हम जानना चाहिए सबका। जी। सो अभिषेक आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनका एग्जीक्यूशन लेवल बहुत अच्छा है। अभिषेक से बेटर एग्जीक्यूशन कोई नहीं कर सकता इंटीरियर टर्म्स में एंड आर्किटेक्चर टर्म्स, सिविल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम लोग एग्जीक्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पर्सनली मुझे डिज़ाइनिंग पसंद है और मैं घंटों स्पेंड कर सकती हूँ किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, बिकॉज उसका जो फ्लो ऑफ डिज़ाइन है ना, मैंने बोला ना कि मैं डूब जाती हूँ, मैं सपना देख रही होती हूँ, डिज़ाइन करती रहती हूँ, तो उसमें मैं उनकी बहुत हेल्प करती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ क्योंकि मैं एक मिशन है मेरा बच्चों को सही राह पकड़ाना, तो मैं उनको पढ़ाने में बहुत बिजी हूँ। मैं हमेशा इसमें एनरोल रहती हूँ कि मुझे क्या नया ऐड ऑन करना है, क्या नया मटेरियल आया है। मुझे बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स भी हैं और इंस्टीट्यूट भी है, तो मेरे पास बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं वेंडर्स के थ्रू। तो वेंडर्स आते हैं, नए नए मटेरियल, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहते हैं, तो मैं वो सारे प्रोडक्ट्स के सैम्पल्स मेरे बच्चों को पास ऑन कर कि ये देखो ये नया आया है मार्केट में। पहले प्लाई पढ़ रहे थे, फिर WPC पढ़ रहे थे, फिर HDHMR पढ़ रहे थे, तो मेरे बच्चे अपडेटेड रहने चाहिए। यही मेरा मेन फंडा है
टीचिंग का। तो उनको नए नए एग्जीबिशंस में ले जाना, हम लोग एस्टेक जाते हैं। लास्ट 2 इयर्स से हम लोग जूरी मेंबर्स होते हैं, जो स्टॉल्स लगते हैं ना उनके जूरीज होते हैं कि कितना अच्छा स्टॉल लगाया है, कितना अच्छा नया प्रोडक्ट, जैसे इंडिया डिज़ाइन। हाँ, उनको भी उस पर प्राइज़ मिलता है। तो हम उससे जूरी मेंबर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे ले जाती हूँ और नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। और फिर पढ़ाते हैं, वो तो देखा था ना, वो छोटे वाले स्विचेस आए, अब वो वाले लगा लो, या प्रोफाइल लाइट्स आई हैं, ये लगाओ। जितने मटीरियल्स मेरी साइंस पे होते हैं, चलिए मैं अपने बच्चों को मजाक में बोलती हूँ कि मैं ना कबाड़ी हूँ, मैं साइट्स पे जाती हूँ, जितना नया प्रोडक्ट होता है सब उठा उठा के ले आती हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में ईद रखी हुई है, ईद का आधा काट के अंधा रखा हुआ है। इवन फॉल सीलिंग की जो चैनल्स होते हैं वो रखे हुए हैं, मैं उनको वहाँ पे ज्वाइन करके दिखाती हूँ कि देखो कैसे बनता है, खुद से रखो, टाइल समझो, लाइट्स के सैम्पल्स। तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक स्टूडियो में नहीं पढ़ाती हूँ उनको, मैं साइट्स पे ले जाती पढ़ाती हूँ, हर मटीरियल को उनको टच एंड फील करवाती हूँ। ऑफिस पे रखा हुआ है मैंने कि सीमेंट को छो, रेंदा को छो, तो पता चलेगा दोनों पे कलर के, कैसे बताओगे कि कौन सा सीमेंट है कौन सा नहीं है। तो जितना हो सकता है 90% मैं उनको पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। दिस इज एन मैम, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट चल भी रहा है अच्छे पे। अब काफ़ी स्टूडेंट्स और आएंगे अगर पॉडकास्ट देखते हैं, क्योंकि ये आर्किटेक्चर कॉलेज तक में इतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मिस कर देते हैं मटेरियल सब खाते। और साइड्स पे कौन लेके जाए, आप बताइए। परमानेंट टीचर्स होते हैं, इवन गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट हो, टीचर्स को एफर्ट लगते हैं बाहर लेके जाने के लिए, गर्मी में दिल्ली में, या ठंड हो या बारिश हो, कॉलेज की परमिशन, फिर सिक्योरिटी। हाँ, बहुत सारी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर भी मैटर करता है कि वो कितना सीखना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैंने देखा है हमेशा जब भी बच्चों को कहीं साइड पे लेके जाना है ना, सब बड़े एक्साइटेड होते हैं। हाँ, ये हम लोग भी होते थे अपने टाइम। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। टीचर्स कम एफर्ट करते हैं, वो सोचते हैं हमें तो यहाँ पे भी लेक्चर लेना, वही तब था, यहाँ पे मिलेगी वही तरह, साइड पे जाएंगे तो मिलेगी। वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। वो आई थिंक ओवरऑल ही चेंज करना चाहिए पूरे गवर्नमेंट को ही, कि एक बेसिक पे स्केल रखे टीचर्स का, क्योंकि इतना वेरिड है ना, कहीं पे बहुत ही कम दे रहे हैं, कहीं पे सिर्फ वो लैक्स में अर्न कर रहे हैं। वो थोड़ा सा हाँ, कमेंट के मैं एजुकेटर्स और प्रोफेसर्स के लिए कोई एडवाइस, क्योंकि वो आपके ट्राइब के हो गए कहीं ना कहीं। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आर्किटेक्चर या इंटीरियर पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें कि जितना प्रैक्टिकल वो बता सके। अगर वो टीचिंग में भी है ना, तो आज की डेट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, वो नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, नए नए मटीरियल के बारे में बता रहे हैं। आप गूगल कर सकते हैं, आप तो चैट जीपीटी है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चले। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके थ्रू नई नई चीज़ों को सीख करके बताइए। आप स्टूडेंट्स के साथ आप खुद जाइए, प्रगति मैदान भी चले जाइए, अब जब भी स्टॉल्स लगते हैं, या मटेशिया लगता है, बहुत सारे कितने सारे एग्जीबिशंस लगते हैं। तो टीचर्स भी अपने आप को अपग्रेड करें ताकि वो स्टूडेंट को नई नॉलेज दे सकें, कुछ नया बताइए। अब हम वही बल्ब पढ़ाते रहेंगे तो प्रोफाइल लाइट तक कैसे पहुँचेंगे? मटीरियल तो हर एक साल में ही इतने मटेरियल्स आ जाते हैं, चेंज हो रहा है। एंड इवन आर्किटेक्चर में कितना चेंज आ गया, फसाड डिजाइनिंग अपने आप में एक अलग फोटे हो गया है। तो फसाड डिजाइनिंग में कितने मटेरियल्स आ गए हैं। अभी देखिए, मैं बताऊँ, कॉलेज में ना अभी भी बच्चे प्लास्टर्ड सरफेसेस बना रहे हैं एलिवेशन में। क्या उन्होंने उसमें HPL लगाया है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक तो नहीं लगा था, शायद 5th ईयर में लगा लेती हूँ, फिर थीसिस में आ जाता है, थीसिस में लगा, क्लैडिंग कर लेते हैं कुछ पे, HPL का क्लैडिंग है, स्टोन का क्लैडिंग कर लेते हैं। तो मटीरियल्स, क्लैडिंग मटीरियल्स सिर्फ पढ़ा रहे, लेकिन उसको लगाना भी कैसे ना, अप्लाई कैसे करना, उसकी ज्वेलरी पूरी अलग, वो पूरा फ्रेम लगेगा, उसके ऊपर स्क्रू से लगेगा। वो बच्चे पढ़ते वक्त तो आधा पढ़ते हैं, मटीरियल क्या लगाना। आई थिंक वो एक साइड विजिट में कवर हो सकता है पूरा। हाँ, साइड विजिट में भी एक में कई बार नहीं होता है, क्योंकि एक साइड पे एक टाइम पे एक ही काम चलना होता है, तो ये थोड़ा सा होता है। मैं इसमें एक और ऐड ऑन करती हूँ कि मैं वीडियोस दिखाती हूँ उनको। जैसे मैं यूट्यूब पे सर्च किया मैंने, कहीं पे इतने सारे चैनल्स अभी हैं, मतलब कोरोना के बाद से इतना चेंज आया है पढ़ाई को लेकर। भी हर चैनल पे आपको फर्श लगाना सिखा रहे हैं,
कोई आपको प्लास्टर चेक करना बना मैं तो जितने मिस्त्री हैं, सबका यूट्यूब चैनल सब बता रहे हैं। सबका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो कितना इजी है वहाँ से पढ़ाना। तो हम तो लेक्चर्स में वीडियो दिखा के पढ़ाते हैं, तो वीडियो दिखाती हूँ और बताती हूँ कि देखो साइट पे क्या हुआ, एक दिन जाओगे तो हो सकता है सिर्फ ग्रेड बना हुआ हो। अब आप अगले दिन हर रोज तो नहीं जा सकते, वीडियो में आपको वो सब चीज़ मिलेगी, फिर वीडियो को भी बता सकते हैं, भी तकलीफ अपने आप को अपग्रेड तो करना। मैम सो अपने बुक के बारे में बताइएगा, इन सेंस कि कब लोग पढ़ सकते हैं, कहाँ से? ये मेरी बुक है माय ओन करियर डिज़ाइनर, और ये आपको एक गूगल फॉर्म के थ्रू मिलेगा। हम इस पॉडकास्ट के लिंक में डाल देंगे उसका गूगल फॉर्म का लिंक, आप उसको फिल करिए गूगल फॉर्म को, तो उसके थ्रू मैं आपको करियर गाइडेंस दूँगी। आप इस बुक को अगर पढ़ेंगे, इस समय लिंक उससे दे दूँगी, जैसे ही आपको गूगल फॉर्म फिल करेंगे, अपनी क्वेरीज उस पर डाल के आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आप 10th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तब मैं इस बुक का लिंक भी आपको भेजूँगी और आपको पर्सनल गाइडेंस भी दूँगी। आप मेरे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगी कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो आर्किटेक्चर इंटीरियर से रिलेटेड हो, कोई और भी आपका इंटरेस्ट है तो मैं उसको भी आपको बताऊँगी कि आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते, ठीक है। तो आप इस बुक को डाउनलोड करिएगा बिफोर कमिंग टू मी। यहाँ पे आप देखेंगे चैलेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स इन रियल वर्ल्ड, एक्चुअली क्या चैलेंजेस स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। कुछ पार्ट मैंने इसमें कुछ अच्छे स्टोरीज इसमें डाले हैं। ये है क्रूशियल रोल ऑफ करियर काउंसलिंग एट द एज ऑफ 14। अगर आप 14 साल की हो गए हैं तो आप 14 की एज में ही प्लान करें मुझे आगे क्या करना है। आप छोटे छोटे वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि कौन से करियर की क्या ऑप्शंस होते हैं। ऑल्दो इस टाइम पर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ तो हमें पता होता है। काफ़ी सारे लोगों को पता होता है पहले से कि मुझे तो डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, मुझे फैशन अच्छा लगता है। तो आप हमेशा, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर जेई और नीट, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। कभी भी डिप्रेस नहीं होना है कि मेरा 3 साल हो गए जेई नहीं हुआ या मेरा 3 साल हो गए नीट नहीं हुआ। आप पूरा ट्राई करें भाई, ये मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप जेई नीट मत करिए, आप करिए, उसको ट्राई करिए, लेकिन एटलीस्ट हैव अ प्लान में, ठीक है। कभी भी नेगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि जनरली लोगों का क्या होता है प्रतीक कि वो लोग सोचते हैं कि अब मुझसे जेई नहीं हुआ ना तो मुझसे कुछ नहीं हो, मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। इसमें एक स्टोरी है बच्चे की जिसने कोटा से पढ़ाई की एंड देन जेई में से बहुत अच्छा रैंक आया और 12th में उसका बिलो एवरेज रैंक आया, और उसको अब मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत सारा क्राइटेरिया होता है ना कि 75% आ जाइए। वो हर कॉलेज ने अपना अपना सेलेक्ट किया हुआ है। अब उसको लगने लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, तो अब रिपीट उसको करना है सब कुछ, 12th जेई सब उसको कंप्लीट, एंड हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं होता है फिर मैं एडवाइस करूँगी प्लीज़ हैव अ प्लान बी, आप कुछ और भी सोच के रखिए। बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं, उससे बहुत तकलीफ होती है। मैं बीइंग अ मदर में और ऐसे भी मैं बहुत इमोशनल, मुझे बहुत दुख होता है जब भी न्यूज़ आते हैं। वन ऑफ माई नोन ऑल्सो यू नो वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड सुसाइड कर रही है। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात को सोच करके कि सिर्फ क्या जेई हमारी लाइफ में है या सिर्फ आईआईटी में गए तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चे तो माँ बाप के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ सारे बच्चों में कि आप फेल भी होंगे तो भी आप उनके बच्चे ही रहोगे, आप आईआईटी नहीं करोगे तब भी आप उनके बच्चे रहोगे। तो प्लीज़ ऐसा स्टेप तो कोई उठना है। ये बहुत दुख वाला, वो भी इस एज में मरने का थॉट आना इज़ वेरी डेंजरस। पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है। मैंने इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया दीप कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी दे करके, जिस तरीके से वो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। ऐसा नज़र आएगा आपको उस टाइम पे कि आईआईटी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप आईआईटी नहीं क्रैक कर पाए तो यू आर यूजलेस, राइट, एकदम में आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और आप जब इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हो वहाँ पे जो सिलेबस की स्पीड होती है हर बच्चा कैच नहीं कर पाता। आपकी एक क्लास मिस होती है लिटरली, फिर आपका वो मिस हुई, आपको लगेगा कि मेरा तो एक साल छूट गया पीछे, तो आप उनके ट्रैक में ना पाए। थोड़ा सा मैंने इस पर नॉन अटेंडिंग का भी एक इशू डाला है जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। मैं एडवाइस करूँगी प्लीज़ कोई भी नॉन अटेंडिंग स्कूल नहीं, आप रेगुलर स्कूल करें, 12th करें,
ताकि आप वो लाइफ एंजॉय कर सकें एंड यू आर स्टेबल, मेंटली स्टेबल 12 करने के बाद फिर आप इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड उनके काउंसलर्स घूम रहे हैं आपका ब्रेन वॉश करने के लिए, उनके ट्रैक में आप ना आए। वो 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं आपको ट्रैक पर लगना, कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग उनका बस चले। अभी एक मीम आया था कि माँ के पेट से बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करा दो। सो प्लीज आप जिस क्लास में भी रहो वो यही बोलेंगे कि लेट हो गया, लेट हो गया। आप तो बहुत सीरियस हो गए, आपको तो 8th में ज्वाइन कर लेना चाहिए था, 10th में क्यों आए वो। और वो शुरू से इतना प्रेशर बना देते हैं। एक बच्ची का 11th में मेंटल प्रेशर की वजह से उसकी डेथ हुई, सडन डेथ, उसने सुसाइड नहीं किया, लेकिन इतना प्रेशर Brain hemorrhage हो गया था। था। हाँ, बस वो आई घर पे और स्कूटी से गिर गई एंड बस शी डाइड ऑन द स्पॉट, कोई रीज़न नहीं करना। तो ये चीज़ें ना, वो इतना प्रेशर भी मत क्रिएट करो। बच्चे इतना मिरेकल स्टेप है, इन्फ्लुएंसर बन के कितना कुछ कर रहे हैं, तो उनकी इंटरेस्ट पे रहने दीजिए। पेरेंट्स को भी बोलूँगी, सरकारी नौकरी का प्रेशर, जेई का प्रेशर, नीट का प्रेशर मत दो। उतना प्रेशर आप दो काम करने के लिए, लेकिन ये Time waste नहीं इसके करना। अलावा यूजलेस हो तुम, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ये नहीं किया तो यू आर गॉन। ये बस मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज। बहुत दुख होता है एज अ मदर। मैं बार बार उस चीज़ को सोचती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो बहुत वियर्ड है क्योंकि जब मैं कोटा में था, क्योंकि हर 2 महीने में एक न्यूज़ आ जाती थी, 1 महीने में। अब कोई बता रहा है कि वो 4 हॉस्टल छोड़ के उसी में हो गया है। हाँ, तो जिस लड़के को तुम देख रहे हो सामने से जाते हुए डेली, वो एक दिन नहीं है। अच्छा, कोटा में मुझे ऐसा लगता है, मैं तुमको तेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कोटा का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोटा मेरा बच्चों की बात सुनने वाला शायद कोई नहीं। अब इंस्टीट्यूट ने भी अपना रखना स्टार्ट किया है, काउंसलर्स हर क्लास में जाके आप बात कर सकते हो सब कुछ। सो बट मुझे तो लगता नहीं कुछ असर हुआ है। अभी रिसेंटली तो न्यूज़ आई है, हाँ हाँ, तो ऐसा कोई असर हुआ असर नहीं होता। और बहुत बार लड़के जाते भी नहीं उधर, बच्चे कई मतलब लोग शर्म से नहीं जाते, हाँ, नहीं कई लोग जाते। अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते हैं। देखिए, मेरे ससुराल बिहार में एंड माय हस्बैंड इज फ्रॉम दरभंगा। वहाँ के मैंने देखा है कि 10th के बाद हर बच्चे को जाना है कंपटीशन की हाँ तैयारी में। मैम, आप कोटा जाओगे हर क्लास में 70% बिहार से। बिल्कुल। और यूपीएससी भी और आईआईटी IIT सब उसके लिए तैयारी करें। जो वहाँ का प्रेशर, जो बच्चा बिहार से आके कोटा में रह रहा है, उसको कोई बात करने वाला नहीं। पेरेंट्स बहुत ही इमोशनल, बेटा तुम्हारे पर पूरी उम्मीदें हैं, हाँ। तुम देख लो, घर का तुमको देखना है, हम बहुत गरीब हैं। तो वो बच्चा इमोशनली इतने प्रेशर में होकर तो क्या पढ़ाई करेगा। आप उसको ये देखिए कि भाई आप इमोशनल, ठीक है आपने उसको समझाया भेजा, बट आप उसके पास जाइए, आप उससे मिलिए, बात करिए कि क्या वो प्रेशर ले पा रहे हैं। पढ़ाई तभी हो पाती है जब हम खुशी से करते हैं। प्रेशर देखो, मुझे लगता है कि हम तो एग्जाम में भूल जाते हैं लिख के ही। एंजाइटी इशू बहुत बच्चों के साथ होता है। एंजाइटी इशूज बहुत ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स को भी होती है, पेरेंटल एंजाइटी भी होती है, मुझे भी थी। रिसेंटली मेरे बेटे पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया है, बट आई अंडरस्टैंड। मैंने हमेशा कोशिश की कि इतना प्रेशर ना दूँ कि वो गलत थॉट लेने लग जाए। हर माँ बाप के दिल में ये डर आज की डेट में तो ज़रूर है कि ऐसा ना हो कि अपना कुछ और स्टेप ले लें, लेकिन समझाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि लाइफ सिर्फ IIT जेई नहीं है, लाइफ उसके बियॉन्ड है। वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो लाइफ का फर्स्ट स्टेप है। जिससे ट्रैक करिए, अच्छी बात है। आप देखेंगे बहुत सारे IITians लाइफ में कुछ खास कर नहीं पाते। ज़रूरी नहीं है कि 100% रिजल्ट आएगा। बहुत सारे बच्चे उस प्रेशर को नहीं देख पाते जब वो IT कोर्स ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल हाँ, हर साल ड्रॉप आउट्स आते हैं। बस ड्रॉप आउट चाहते हैं, क्योंकि बहुत गलत। मतलब मैं कहूँगी कि इसमें ना बहुत बड़ा मत कोचिंग सेंटर्स का है, जो इस एटमॉस्फेयर क्रिएट। हाँ, मैं जब मैं था कोटा में तो वहाँ के काफ़ी सीनियर फैकल्टीज़ थे, और जो सीनियर जो ड्रॉप इन्होंने लिया है वो ये बता रहे थे कि एक्चुअल में लड़ाई चल रही है IIT का और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। कि वो ये बोलते हैं हम इस साल टफ कर देंगे, ये बोलते हैं हम बच्चों को और प्रिपेयर करा देंगे। तो ये कंपटीशन में इतना लेवल बढ़ चुका है क्वेश्चंस का, क्योंकि जो अभी JEE एडवांस का लेवल है वो 2007-8 में जो पेपर होते थे IIT वाले बिल्कुल इक्वल नहीं। वो तब के एग्ज़ाम पेपर आप देखोगे बहुत इजी लगेंगे, बहुत इजी थे और आप बहुत टफ कर बहुत टफ कर दिया है, स्टेप मार्किंग कर दी है। एक ऑप्शन भी गलत तो मार्क्स कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग तो वही नेगेटिव मार्किंग बहुत सालों से ही है ये सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। और मुझे लगता नहीं उतना, जस्ट पर्सनल थॉट की उतना ज़रूरत है। आई थिंक दैट शुड बी टू सॉल्व इट।
मतलब पढ़ पाए, इजीली समझ पाए अपने कॉन्सेप्ट को। ऑल्दो 3 इडियट्स में आमिर खान ने बहुत कुछ बताया नहीं, शायद उसको ही समझ जाए कुछ। हाँ, वो इतनी अच्छी मूवी नहीं चेंज कर पा रही है तो क्या ही बोल। बहुत साल हो गए उस मूवी में, स्टिल टेस्टी। हाँ, वही प्रेशर, वही सुसाइड। मैं रोज़ देख रही हूँ रतीन, मेरे पास इंस्टीट्यूट में रोज़ 10 बच्चे आते हैं, सबकी अलग अलग कहानी होती है और मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा क्या कर रहे थे, क्यों इतना प्रेशर क्यों। मैंने बोला ना कि वो बच्चा 7 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। मैंने बोला अब तो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब की एज 7 साल 29 की एज में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन से तुम्हारे कम हो गए ना। 7 साल उसने 3D भी किया होता तो आज टॉप पे होता। टॉप पे होता, वो 2 लाख की सैलरी हो रही होती, आराम उसके साथ 3D में होता होता है। वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिंचिंग है कि बच्चे समझ नहीं। अच्छा, स्कूल्स पे करियर गाइडेंस ढंग से नहीं हो रही है, कॉलेजेस में करियर गाइडेंस ढंग से नहीं हो रही है। मैंने जब डिप्लोमा ज्वाइन किया था, अगर मेरे टीचर उस टाइम पे मुझे बोलते कि तुम अभी निपटो, अगर तुमको आगे आर्किटेक्चर में फ्यूचर बनाना है, तुम छोड़ करके अभी से डिग्री कर लो, तो शायद मैंने फर्स्ट ईयर में छोड़ के डिग्री करी हो। मुझे नहीं पता था कि बाद में डिग्री के लिए मुझे इतने चैलेंजेस हो जाएंगे। बीइंग अ गर्ल 21 की एज पे आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि 5 साल मुझे और डिग्री करनी है। तो उसके 5 साल ऑलरेडी इतना लंबा कोर्स है, उस वो भी इतना एक्स्ट्रा। लंबा कोर्स है, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं कर सकते ऐसा कि 21 के तुम ऑलरेडी हो गए हो, 5 साल तुम डिग्री करोगे, 26 साल की एज हो जाएगी, कब तुम जॉब करोगे, कब तुम्हारी शादी करेंगे, क्या करेंगे। तो मेरा करियर तो वही खत्म ना। मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, जॉब कर देते हैं। ये चीज़ है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यू सो मच फॉर कॉलिंग मी किम। मैम। और आपकी बुक पढ़ेंगे लोग। तो मैं इसका लिंक आपको ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, तब मैं इसका लिंक आपको भी। हाँ बिल्कुल, हाँ स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं बिना किसी बात के बुक मिल जाएगी ना, फिर नहीं पढ़ेगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल, पहले प्रॉब्लम बताइए फिर मैं आपको बुक भेजूंगी, तब आप पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात। और या तो फिर खरीदो, पैसे दो। नहीं, अभी तो ये बुक मैं आपका फ्री करूँगी। थैंक यू मैम।